दहला देने वाली घटना शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां वारंट को तामील करने गए पुलिस कर्मियों पर रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रेत माफियाओं के गुर्गों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इसमें एएसआई महेंद्र बागरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एएसआई के साथ गए 2 पुलिस कर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर ट्रैक्टर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश भी कर रही है। फरार आरोपियों पर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। रेत माफियाओं ने एएसआई की हत्या कर दी है। जो ट्रैक्टर का ड्राइवर है और जो उसके साथ एक पायलटिंग कर रहा था इनकी देखरेख के लिए, इसमें मुकदमा कायम हुआ है और जो ट्रैक्टर का ड्राइवर है उसके विरुद्ध धारा 302, 34 और खनिज अधिनियम इनके अंतर्गत मुकदमा कायम हुआ है। तीसरा आरोपी जो मालिक है इस ट्रैक्टर ट्रॉली का वो फरार है, जिस पर मेरे द्वारा 30,000 के नाम घोषित किया गया है। तो एएसआई की हत्या मामले में सियासत भी तेज हो गई है। इस हत्या को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर रेत माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। तो एएसआई की हत्या को लेकर सियासत तेज है और सियासत अब तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में आपको बता दें, कांग्रेस से हेमंत कटारे का ये ट्वीट भी सामने आया और इसके साथ ही सरकार पर जमकर हमला उन्होंने बोला है। और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। पटवारी का कहना है कि एमपी में 3C का यानी कर्ज, क्राइम और करप्शन का राज है। पटवारी ने एएसआई की हत्या से लेकर जबलपुर में हुई लूट को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल बताया। पटवारी ने कहा कि जब वो इस सब मामलों में सवाल उठा रहे हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, लेकिन वो इन एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। प्रदेश में 3C का राज है, कर्ज, क्राइम और करप्शन। मुख्यमंत्री जी को जब मैं कहता हूँ कि बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं तो वो मुझसे नाराज है। आज एक एसआई पे जिस तरीके की हत्या हुई, ये क्या बताता है शहडोल में? ये कानून है आपके प्रदेश का? क्या लॉजिक है कि जबलपुर में लूट हो रही है, ग्वालियर में लूट हो रही है और जो क्राइम बढ़ रहा है उसके लिए अगर कोई दोषी हो तो आप हो, और मैं सवाल उठाता हूँ तो मुझ पर एफआईआर करवाते हो। तो मैं इन एफआईआरों से कांग्रेस पार्टी का कोई साथी विचलित नहीं हो सकता। तो देखिए, सियासत तो तेज हो चुकी है, क्योंकि शहडोल में जिस तरह से रेत माफिया के हौसले बुलंद नजर आए, पुलिस पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने से भी अब जो रेत माफिया हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। ये दिल दहला देने वाली घटना शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र से सामने आई है। वारंट को तामील करने गए पुलिस कर्मियों पर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे माफियाओं के गुर्गों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। एएसआई महेंद्र बागरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एएसआई के साथ गए 2 पुलिसकर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। पुलिस ने अब इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। ट्रैक्टर ड्राइवर गिरफ्त में है। तो वहीं इस हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश भी पुलिस कर रही है। फरार आरोपियों पर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। तो भले ही देखिए 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया और जांच जारी है, लेकिन अभी भी जो आरोपी हैं अन्य इस हत्याकांड से जुड़े हुए, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। अब इस मामले में सियासत भी तेज है। इस हत्या को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया और सरकार पर रेत माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही कांग्रेस के पीसीसी चीफ देखिए जीतू पटवारी, जिन्होंने मोहन सरकार पर बड़े आरोप लगा दिए और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 3C यानी कि कर्ज, क्राइम और करप्शन का राज है। पटवारी ने एएसआई की हत्या से लेकर जबलपुर में हुई लूट को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल बताया। पटवारी ने कहा कि जब वो इस सब मामलों में सवाल उठा रहे हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, लेकिन वो इन एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। रेत माफियाओं ने एएसआई की हत्या कर दी। 2 जो सुरक्षा कर्मी हैं वो घायल भी हुए हैं इस मामले में, लेकिन सियासत भी मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। कांग्रेस इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठा रही है। सीधे फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता अजय नामदेव जुड़ गए हैं। अजय, एएसआई की हत्या करती जाती है, 2 जवान घायल भी हुए हैं। कार्रवाई अब तक अगर कहें तो एक ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस भी इसे मुद्दा बना रही है।
निश्चित तौर पर ये पुलिस की कार्रवाई पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा और कांग्रेस भी इसे मुद्दा बना रही। दरअसल मैं आपको बता दूं कि शहडोल जिले के ब्योहारी में रेत का अवैध उत्खनन बदस्तूर जारी है और रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कभी भी किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने से बिल्कुल भी नहीं कतराती। हाल में ही अभी एक पटवारी भी इसी तरह रेत का अवैध उत्खनन रोकने गए थे, जिनको जो रेत माफियाओं कुचलकर हत्या कर दिए थे। उसके कुछ दिन बाद मतलब 2 दिन पहले ही रेत का अवैध कार्रवाई करने गए ये वन खनिज के अमले के ऊपर जो उन्होंने गाड़ी जब्त की थी, जो माफिया हैं उनके हौसले इतने बुलंद थे कि खनिज माफिया बिल्कुल अजय, अब देखना होगा कि कार्रवाई कब तक पूरी होती है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और सीधे आपको लिए चलते हैं सागर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। लक्ष्मण रेखा की गलती कर दी थी माता सीता ने, केवल भगवान राम ने। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे सागर से, और इसके साथ ही आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनावी प्रचार के लिए नेताओं के दौरे लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद सागर पहुंचे हैं और सागर में सभा को संबोधित कर रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तीसरे चरण के मतदान को लेकर चुनावी प्रचार करने पहुंच रहे हैं। लेकिन आज देखिए आखिरी दिन है चुनावी प्रचार का और आज शाम तीसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। अब नेता रैली और सभा नहीं कर पाएंगे और अब उम्मीदवार घर घर जाकर ही प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश की 9 सीटें हैं जहां तीसरे चरण में वोटिंग होनी है, जिसमें ग्वालियर, मुरैना, बैतूल, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, गुना, सागर और भिंड शामिल हैं। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़ शामिल हैं। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की इन सभी सीटों पर प्रचार आज थमने जा रहा है, यानी कि तीसरे चरण में जो मतदान जिन सीटों पर होना है उन सीटों पर चुनावी प्रचार आज शाम थम जाएगा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले पीएम मोदी आज अयोध्या जाएंगे, जहां पीएम मोदी राम मंदिर में रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी अयोध्या में फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो करेंगे। फैजाबाद में 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाने हैं। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सूरजपुर में चुनावी हुंकार भरेंगे। यहां वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में वोट करने की अपील जनता से करेंगे। इस दौरान सूबे के सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। तो विशाल जनसभा को जेपी नड्डा संबोधित करने वाले हैं आज और सूरजपुर में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे अक्षय कांति बम पाला बदलकर बीजेपी में जा चुके हैं, तो कांग्रेस में उनसे जुड़ी यादों की सफाई का दौर चल रहा है। बम के जो पोस्टर्स कभी कांग्रेस की शान बढ़ाया करते थे, अब वो दफ्तर से साफ किए जा रहे हैं। बम के इन पोस्टर्स की सफाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। देवास के कांटा फोर्ड के निजी गार्डन में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसे संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को बड़े से बड़ा पद मिल सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को और मजबूत करने का संकल्प दिलाया। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, अटूट विश्वास है और देश की जनता ये चाहती है कि एक मजबूत हाथों में देश की बागडोर दी जाए, विचारधारा वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में 29 सीट जो है यहाँ पर लोकसभा की, उसमें भारतीय जनता पार्टी 29 सीट पर चुनाव जीतेगी और देश में फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और चलिए एक बार फिर आपको सागर लिए चलते हैं, जहां पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सभा को संबोधित कर रहे हैं। राम निवास जी जोरदार तालियां और राम निवास से सभी विधायकों के लिए। राम निवास जी प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं, 6 बार के विधायक और भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। जोरदार तालियां। राम निवास जी पहली बार आए हमारे स्मृति में। इस अवसर पर यहाँ से हमारे पूर्व विधायक पारोल साहू, अभिनंदन करें पारोल साहू जी का। अभिषेक भार्गव, तालियां बजाते रहे। अभिषेक भार्गव जी
अरुणभाई चौबे जी, हीरा सिंह राजपूत जी, नारायण कबीरपंथी जी, श्रीमती मीना आदिवासी, डॉक्टर वीरेंद्र पाठक, अमित राय, मंडल अध्यक्ष श्याम तिवारी, प्रभु पटेल, राम कुमार तिवारी, नाम तो इतने सारे लिखे, सबको प्रणाम कर देता हूँ। आप जोरदार ताली बजा करके पूरे मंच का अभिनंदन कर दें। चुनाव का आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार का। आज सायंकाल 6 बजे बाद ये माइक से, रैली निकालने से या प्रचार के सारे कामों से हम निवृत्त होंगे। और जैसे डॉक्टर के पास जाओ, वो पल्स देखता है और समझ लेता कि बीमारी है या सामान्य है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि सागर का चुनाव भाजपा भारी बहुमत से जीत रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। और इस अवसर पर लाडली बहना भी बैठी है, आपका तो और बंधन अभिनंदन। कली 1250 की किस्त आपके खाते में डली है, सारी की सारी बहनाओं के लिए। और यहाँ किसानी का क्षेत्र भी है, किसान के लिए भी कितना ऊंचा सोचते नरेंद्र मोदी जी। किसान तो पहले भी थे। यशस्वी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, जिन्होंने गांव-गांव में सड़क देने का काम उन्होंने पहले किया। गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क दे करके विकास के दायरे से गांव को जोड़े। और ये कांग्रेस के लोग उस समय भी कह रहे थे, गांव में सड़क की क्या जरूरत है, गांव में तो बैलगाड़ी चलती है। अब उनको ये मालूम नहीं कि बैलगाड़ी वाला कौन सा सिस्टम है। उनने कभी गांव देखा हो तो मालूम पड़े। वो आज भी आलू से सोना बनाने की मशीन ढूंढते, आलू से सोना बनाने वाली। आलू से सोना कौन बनाता है? केवल पप्पू बना सकता है, और कोई को नहीं मालूम आलू से सोना कौन बनाता है। और इसी नादानियों के कारण से वो अपने फजीते कराते, अपनी पार्टी के फजीते कराते, बड़े पैमाने पर। ऐसा कहते हैं, कहने वाले कहावत है कि नादान की दोस्ती, क्या बोलते हैं, नादान की दोस्ती और जीता। ये जो मुहावरा है, पहले तो हमको समझ में नहीं आता था कि कहां से चला है। लेकिन जब से राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी जी आ गए, तब से हमारी पार्टी रोज बढ़ती जाती है। और हमको समझ में आया मुहावरा काहे के लिए बनाया। ये राहुल गांधी के लिए बनाया है मुहावरा, जिनको खुद को मालूम नहीं वो करने वाले क्या है। आप अंदाज लगा लो, 2014 में लॉन्च किया है तो 2014 में, और अच्छी खासी सरकार तो रही कांग्रेस 4 से 14 तक। इनको जैसे ही लॉन्च किया, धर्म से सरकार रही और 115 विधायक रहे। फिर भी उन्होंने फिर लॉन्च किया 2019 में। किसी हालत में आपकी बार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या कहा, और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया। और परिणाम क्या आया कि 2019 में केवल 52 रह गए 115 से घट करके, और उनको अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। अभी भी नहीं मान रहे वो। रायबरेली के पास अमेठी है, स्मृति ईरानी जी ने भारी बहुमत से हराया उनको, और हारने के कारण भाग करके वायनाड गए, अभी केरल में अटके। और अब मैं आपसे गारंटी दे सकता हूँ, केरल से आए थे अमेठी लड़ने, लेकिन स्मृति ईरानी के साथ आपके इस मुख्य सेवक ने हमने फार्म भरवाया और चुनौती दी कांग्रेस को, आ जाओ राहुल गांधी, आप में दम हो तो फार्म भर के देखो, आप चुनाव लड़के देखो। अरे बिल्कुल इतने डरपोक निकले, चुनाव लड़के रिजल्ट आने की तो बात छोड़ दो, आते आते ड्राइवर से बोला गाड़ी पलटा ले, और अमेठी चलेंगे नहीं, रायबरेली पहुंच जाए। जिनको अपने सीट के ऊपर, जहां वो कांग्रेस की वर्षों से सीट, जहां उनके अपने पुरखे बताते कि हमारा वर्षों से राज है, वहां के ऊपर लड़ने की हिम्मत भी नहीं। और ये मान के चलो 2019 में मोदी जी के खिलाफ जो बोला था, उनने अपनी कीमत चुकाई। केवल 52 लोग एक बस की सवारी ले गई, और अब फिर चुनाव हो रहा है। अभी बेन भाई पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। निश्चित मानना, अब एक टेम्पो की सवारी मिल जाएगी, टेम्पो की इतने विधायक के सांसद कम होंगे, कांग्रेस के पते लगने वाले नहीं।
मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं। राहतगढ़ के अंदर अरे अभी मेरे को कोई भगवान राम की तस्वीर भेंट कर रहा है, कोई ने भगवान कृष्ण की प्रतिमा भेंट कर दी। आप कभी कांग्रेस की सभा देखना, आप उनके इस पूरे मंच पे उनकी हिम्मत नहीं है वो भगवान राम कृष्ण की जय भी बोल रहे। अरे इतना क्यों डरते हो? और राम कृष्ण से डरोगे तो आपको कहां जगह मिलेगी? भारत में तो जगह मिलने वाली नहीं है। बोला जय जय श्री राम। आप चुनाव में आते हो, जनता से वोट मांगते हो, जनता के बीच जाते हो और भगवान राम के नाम में लड़ंगा लगाते हो। आप बताओ, रोज नाटक करते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। ये माता बहनें हमारी बेटी, इन माता बहनों के लिए कांग्रेस के नेता, प्रदेश के अध्यक्ष चलते चुनाव में बहन इमरती देवी के लिए कितना गंदा शब्द का उपयोग करते हैं। कभी कोई सोच नहीं सकता बहन बेटी के लिए इज्जत ये होना चाहिए, लेकिन वो सरेआम इज्जत उछालते हैं। और उनके बड़े बड़े नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये भी महिलाओं को कोई आइटम बताता, कोई कंचमाल बताता, कोई रस ढूंढता है। ये बहन बेटी की इज्जत करने का सवाल है। बहन बेटियां कसम खा लेना, जो इनको बोलना तो बोलने दो, लेकिन चुनाव वाले दिन आपके मान सम्मान के खातिर पूरे प्रदेश में हवा चल रही है, उनको धूल चटा के एहसास कराएंगे कि बहन बेटी का अपमान क्या होता है, महिलाओं का अपमान क्या होता है, और वो भी दलित बहन का अपमान। कोई अंदाज लगा सकता है? बहन बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करे। लेकिन कांग्रेस के लोग घमंड से चूर, 7वें आसमान पे 17 लाख साल पहले हमने वो किस्सा याद करो, भगवान राम के काल में घमंड से चूर होकर के रावण ने सीता माता का अपहरण किया। लक्ष्मण रेखा की गलती कर दी थी माता सीता ने केवल। भगवान राम ने और भैया लक्ष्मण ने तो समझाया था, लेकिन जैसे जनता भोली होती है ऐसे ही अपने सीता माता भी भोली थी। वो समझिए भगवा देश में कोई भला आदमी है, कोई भूखा ब्राह्मण है, वो भिक्षा देने के बहाने लाया। कांग्रेस के लोग ऐसी चालाकी करते शुरू से, अपने मतलब के लिए नए नए रूप रंग ला के आते हैं, नए नए रूप में आते हैं, लेकिन तब भी वही करते थे, आज भी वही करते हैं। रावण ने भी माता सीता का अपहरण करके घमंड 7वें आसमान पर था, जिसकी लंका सोने की थी, लेकिन 10 सिर से वो बात करने की हिम्मत रखता था, लेकिन घमंड माथे चढ़ के बोल रहा था। और हमने सबने देखा भगवान राम का रावण से युद्ध हुआ, और रावण से युद्ध में भगवान राम मारने लगे, एक एक करके कटने वाली गर्दनें वापस कट करके जुड़ती गई। तो ये कांग्रेस के झूठे एक के बाद एक वापस बोलते जाते हैं, किस मुंह से बोलते पता ही नहीं चलता है। तो समझदार ने कहा, भाई साहब आप रावण को मारोगे? भगवान राम से कहा क्या आप रावण को मारोगे? रावण ऐसे मरने वाला नहीं है। रावण की मुंडी में मत लगाओ, इसकी नाभि में निशाना लगाओ, इसकी जान अपनी नाभि में है। कहते उसमें अमृत है, जैसे उसकी अमृत के ऊपर तीर लगाया ऐसे आप भी तीर लगाना। जो बोले बोले लो, इनके हाथ के पंजे पे इनका तीर लगेगा, अपना कमल के फूल का अपने आप ठिकाने लग जाएंगे आपके माध्यम से। ऐसा भाजपा का वोट देना, इतना वोट देना कि सही साथ निशाने के लगे। इनकी नाभि पे जब तक तीर नहीं लगेगा, ये कांग्रेस के लोग मरने वाले नहीं है। मैं आज इस अवसर पर इसलिए कहना चाहता हूँ, भगवान राम के मामले में जो अड़ंगे लगा, भगवान कृष्ण के मामले में अड़ंगे लगा, तो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारी भी सरकार बनी, सरकार इनकी भी बनी, लेकिन कभी 70 साल तक भगवान राम अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए। किसने देखे थे? कहां देखे थे? पूरा देश एक स्वर में बोलता है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। बोलता कि नहीं बोलता? बोलो भगवान राम कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप सबको मालूम भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। नहीं मालूम तो एक बार कांग्रेस को मालूम नहीं कि कहां पैदा हुए। वो पता नहीं इस देश में रहते कि अमेरिका में रहते। वो आदमी उनने शपथ पत्र दिया, भगवान राम कहां पैदा हुए? हमने तो देखा ही नहीं, हम नहीं मानते। और ये कहते हैं कि भगवान राम का मंदिर बन गया, गर्भगृह में भगवान मुस्कुराने लग गए। अब इनको लगा गलती हो रही, क्या हमारे भी राम, हमारे भी राम।
अरे इनसे कहना कि भैया तुम्हारे नाम है तो बताओ, 22 जनवरी के दिन भगवान राम का गर्भ में प्रवेश हुआ, ये आज अपनी 5 मई हो गई। आपने किसी ने भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी किसी एक को भी भगवान राम के दर्शन करने जाके देखा क्या? कभी देखा आपने के दर्शन करने गए? ये गोविंद राजपूत जी यहाँ मौजूद है, आप में से कई लोग बाद में भी गाँव में, पहले भी गाँव में। मैं अपने मंत्रिमंडल के साथ हवाई जहाज लेकर के सब पत्नी हम दर्शन करके आए, बोला जाइए। अरे तुम भगवान राम से इतनी नफरत क्यों करते? आपका भगवान राम ने क्या बिगाड़ा? आप हिंदुओं के वोट तो लेना चाहते हो, लेकिन भगवान राम पर आस्था नहीं बताते हो। ये आपकी दोहरी नीति, ये नीति आपको डुबाई। इसी कारण से कांग्रेस का लगातार नुकसान हुआ है। और भगवान राम छोड़ो, ये शिक्षा नीति में भी अंग्रेजों ने पहली बार 1832 में शिक्षा नीति लागू की और उसमें उन्होंने ग से गणेश जी पाल रहे पहले देश में, लेकिन अंग्रेज के बाद कांग्रेस ने ग से गणेश की बजाय गधा कर दिया। ये ग से गधा सिखाएंगे बच्चों। हमें इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू की और हमने मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू की। अब हम अपने वापस ग से गणेश जी का अपना स्थान देंगे और गधे को गधे का स्थान आप दोगे, हम नहीं देने वाले हैं। बोला देने वाले हो कि नहीं देने वाले हो? तो आज अपने बीच में आने वाले समय में आप और हम सब मिलकर के विकास के मामले में बात नहीं कर लें। मेरी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद केवल 100 दिन के अंदर हमारी सरकार ने कुछ निर्णय किए। निर्णय क्या किए वो आपके सामने है। हमने कहा कि हर जिले के अंदर एक एक्सीलेंस कॉलेज खुलना चाहिए। बोला खुलना चाहिए नहीं, युवाओं के लिए एक्सीलेंस कॉलेज खुलना चाहिए। अगर तो ताली बजा के बताओ अगर मेरी बात से सहमत। नए दौर के नए समय में हमारे बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था होना चाहिए और आप तो और सौभाग्यशाली हो। सर हरि सिंह गौर के समय से विश्वविद्यालय था यहाँ, वही कारण से वो छतरपुर चला गया तो यहाँ के बच्चे परेशान थे। हमने रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर एक विश्वविद्यालय खोल के सागर को सौगात दी है। बोला अवंतीबाई की। अपने विद्यार्थियों के लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमने दूसरा काम किया, हर जिले के अलग अलग आकलन कर रहे हैं। जिन जिले में संभावना रहेगी वहां उद्योग धंधे के लिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर सबमिट कराएंगे, काम धंधे की व्यवस्था खोलेंगे और जेल पेपर नदी की योजना के माध्यम से 45,000 करोड़ से आपका ये पूरा बुंदेलखंड का बेल्ट। नरेंद्र मोदी जी को जोरदार अभिनंदन करो, ताली बजा करके। ये बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिली। ये पूरा क्षेत्र पानी के अभाव में, पीने का पानी या खेत में पानी, ये सारा संकट मिटेगा। पूरा क्षेत्र पंजाब हरियाणा की तरह ये आनंद में डूबेगा। इतना ही नहीं, आने वाले समय में आयुष्मान कार्ड किस किस ने बनाया? हाथ खड़े करा जिसने आयुष्मान कार्ड बनाया। आप जिनके नहीं बने वो भी बनवा लेना। हमारी सरकार ने एक फैसला किया है। तो सीधी तस्वीरें आप सागर से देख रहे थे, जहां प्रचार का आज अंतिम दिन है तीसरे चरण का और इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित सागर में करते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां की तबीयत गंभीर हो गई है, दिल्ली एम्स में उनका इलाज जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अशोकनगर की सभा के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली जाएंगे। तो दिल्ली एम्स में चल रहा है इलाज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का और आज शाम ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली एम्स में इलाज जारी है, लेकिन इसी बीच डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत गंभीर है। आज शाम ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अशोकनगर में एक सभा है, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली जाएंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां की तबीयत गंभीर हुई है और आपको बता दें कि आज अशोकनगर में एक सभा भी है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की और इस सभा के बाद केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे दिल्ली। आज शाम को रवाना होंगे दिल्ली के लिए क्योंकि उनकी मां की तबीयत गंभीर बताई जा रही है।
दिल्ली एम्स में इलाज जारी है, लेकिन इसी बीच तबीयत गंभीर होने की वजह से आज शाम ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अशोकनगर में होने जा रही सभा के बाद दिल्ली पहुंचेंगे।